तो गाइज अभी करेंगे हम लोग इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 11, ठीक है। और 12 नंबर अपलोड हो जाएगा आज ही आपका A to Z स्टडी डिफेंस चैनल के ऊपर। तो जाओ, उस चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दोनों चैनल पे मैं एक एक वीडियो को अपलोड करके जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। पूरे 100 करना है अपने को, हम कर लेंगे आराम से। ठीक है, देखो अभी हम करने वाले हैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट। बस उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। अगर किसी बच्चा को अगर वाई ग्रुप की, देखो अगर सिलेक्शन लेनी है ना वाई ग्रुप में, क्योंकि वाई ग्रुप में अब जो है आपका जोन वाइज आने वाला है, कट ऑफ स्टेज वाइज। और आपके स्टेट में क्या पता कितना कंपटीशन है, आपको भी पता होगा किस स्टेट से हो। कमेंट करके बताना आप किस स्टेट से हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, इन सब स्टेट्स के कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं, ठीक है। जब भी स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है तो इन लोगों को, बच्चों को प्रिपरेशन के लिए जान लगा देना चाहिए। और आप एक बार स्पेस वॉरियर 2.0 बैच से पढ़ के देखो। वाई ग्रुप में मैं कहता हूं कि 44 से लेके 50 के बीच में आपका स्कोर कोई नहीं रोक सकता है, अगर इस बैच में आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो। इंग्लिश 20 में 20 कर लेते हैं मैक्सिमम बच्चे हमारे बैच से पढ़ के। रागा में भी आराम से वो 25 से 27 28 तक कर लेते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेस वॉरियर 2.0 बैच ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस के लिए ढेर सारी पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं रागा एंड इंग्लिश की क्लास के साथ साथ, एंड वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जस्ट 633 रुपीज के अंदर। आ जाओ, अगर कोई बच्चा सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहता है एक ग्रुप के लिए तो उसके लिए भी अलग से बैच है हमारे ऐप के ऊपर। तो A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर कुछ भी ऐप से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ तो व्हाट्सएप करके हमारी टीम से पूछ सकते हो। आगे आ जाओ। ये कह रहा व्हाट्सएप नंबर स्टार्टिंग में और हर पेज के टॉप पे देखो यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। अब आ जाओ हम पैसेज को पढ़ लेते हैं, तब इसका क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, जो मतलब औद्योगिक क्रांति हुई है, विच बिगैन इन द लेट 18th सेंचुरी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कब शुरू हुआ भाई, तो 18th सेंचुरी के लास्ट में। मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये क्या हो गया भाई, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। वैसे मैंने देखो पीडीएफ में आपको ऐप के ऊपर देता हूँ फ्री में, एंड पैसेज से रिलेटेड जितने भी हार्ड वर्ड्स रहते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप पीडीएफ के अंदर पढ़ लोगे, ठीक है। आ जाओ, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मार्क अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। अब देखो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है, ठीक है। अगर देखो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड अगर टर्निंग पॉइंट को ऐड किया जाए, इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ नया बदलाव आया है वहां से, ठीक है। टर्निंग पॉइंट का मतलब जीवन में वहां से बदलाव आना। अब कह रहा है इसको कैसा मार्क किया गया, इसको किस तरीके से जाना गया। एक ह्यूमन इतिहास में, मानव इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा गया। इट स्टार्टेड इन ब्रिटेन, ठीक है, एंड क्विकली स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ ब्रिटेन से। क्या स्टार्ट हुआ भाई, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एंड बहुत तेजी से फैला कहां पे, यूरोप की कुछ भाग और नॉर्थ अमेरिका के अदर पार्ट्स में बहुत तेजी से फैला। ये कुछ नहीं, अदर पार्ट्स में मतलब बाकी के पार्ट्स में, ब्रिटेन के बाद यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बहुत तेजी से फैला। ये कह रहा है दिस पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द शिफ्ट फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमिक्स टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो कह रहा है दिस पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड, इस पीरियड को कैसे चिन्हित किया गया या फिर कैसे चित्रण किया गया, किस तरीके से देखा गया भाई, बाय द शिफ्ट फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमिक्स। एग्रेरियन इकोनॉमिक्स क्या हुआ, इसका मतलब होता है ना, जैसे एग्रेरियन का मतलब होता है कृषि से संबंधित। तो जो कृषि क्या कहते हैं इसको हम, कृषि से जो अर्थव्यवस्था थी उससे शिफ्ट होके ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की तरफ चल गया, औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरफ ये चला गया, ठीक है। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा कृषि पे डिपेंडेंट थे अब वो उद्योग पे ध्यान देने लगे, फोकस देने लगे, और इकोनॉमी जो है ना कृषि से बढ़ के इंडस्ट्री की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सच एज द स्टीम इंजन, मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल प्रोडक्शन एंड इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उस सिचुएशन में क्या हुआ भाई, ये किस तरीके से बदला, तो ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट क्या हुआ, स्टीम इंजन बनने लगे, मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, जो टेक्सटाइल के प्रोडक्शन होते थे अब उनको मशीनरी की तरह मशीन यूज होने लगे, उसमें जो हाथों से होते थे पहले कढ़ाई बुनाई सब चीजें, ठीक है, अब उनको मशीनों से करने लगा गया। एंड इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो ट्रांसपोर्टेशन की जो थी ना, क्या कहते हैं, यातायात के जो साधन थे, इन सब में इंप्रूवमेंट हुआ। अब सोच लो ना, जब स्टीम इंजन बनने लगा तो चीजें, हमारा जो है ना वो टाइम कम हो जाएगा ना, लॉन्ग डिस्टेंस को भी करने में कम टाइम में हम तय कर लेंगे दूरी को। आगे देखो, फैक्ट्रीज बिकम द प्राइमरी सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब जो फैक्ट्रीज बन गई वो क्या हो गई, प्राथमिक केंद्र बन गई उत्पादन का।
लीडिंग टू अर्बनाइजेशन एज पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटी इन सर्च ऑफ वर्क। अब ये क्या हुआ भाई, लीडिंग टू अर्बनाइजेशन, इसने शहरीकरण को क्या किया, नेतृत्व किया। अब हुआ क्या उसमें, जो लोग गांव से थे ना वो उठ उठ के काम के फिराक में शहर में भागने लगे, बसने लगे। ऑल्दो द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्राउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। अब क्या हुआ भैया, इकोनॉमिक सॉरी यहां तक क्या हुआ भाई, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसने इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाया, आर्थिक क्या दिखाया, बढ़ोतरी दिखाया, और प्रोडक्शन में भी ज्यादा बढ़, जो चीज हम हाथ से 10 दिन में एक प्रोडक्ट बनाते थे, मशीन ने एक दिन में 10 प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। ऐसा मान के चल रहा हूं मैं, क्योंकि इंक्रीज प्रोडक्शन है ना यहाँ पे, तो उसका मैंने एग्जाम्पल दिया। इट ऑल्सो लीड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। अब इसने एक चीज और खराब कुछ भी कर, इसने कुछ खराबी भी किया, वो क्या कर दिया इसने ना, वर्किंग कंडीशन को खराब कर दिया। अब कैसे खराब किया भाई, लॉन्ग आवर्स, अब लंबे समय तक लोगों को खटाया जाने लगा, एंड चाइल्ड लेबर, छोटे छोटे बच्चों को खटाया जाने लगा फैक्ट्री के अंदर। ओवर टाइम, समय के साथ क्या हुआ भाई, लेबर यूनियंस इमर्ज टू डिमांड बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन। जो इनके जब समय के साथ क्या हुआ, जब लोगों को खटाया जा रहा है कि तू दिन दिन भर काम कर, पैसे देंगे तुमको, कम देंगे, ज्यादा काम कराएंगे, बच्चों से काम कराएंगे, तो हुआ क्या ना, समय के साथ अब लोगों को समझ में आ गया भाई मेरे साथ तो फिर बकैती हो रहा है, यहाँ पे हमको अपना यूनियन बनाना चाहिए। तो लेबर ने अपना यूनियन बनाना शुरू कर दिया, एंड इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट वगैरह कि चल ठीक है हमारी सैलरी बढ़ाओ तुम, ठीक है काम हमसे कम कराओ भाई, जितना चाहिए उतना ही कराओ, फालतू चीजें नहीं करेंगे। एंड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। अब फिर गवर्नमेंट भी क्या करी, देख के इन सब चीजों को गवर्नमेंट ने भी कहा ठीक है चल हम भी एक कानून बना देते हैं प्रोटेक्ट वर्कर्स, वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है चलो, पैसे तो हो गया तमाशा, पैसे साइड में अभी भी है, क्वेश्चन आपका राइट साइड में है, ठीक है आ जाओ, इसके ऊपर हम करते हैं सवाल। अब सवाल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट बिगन। ठीक है, कहां से शुरू हुआ था भाई, तो साफ साफ लिखा था ना कि ब्रिटेन से, देखो इट स्टार्टेड इन ब्रिटेन एंड क्विकली स्प्रेड टू द अदर पार्ट वगैरह वगैरह, तो ब्रिटेन से शुरू हुआ, ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे आ जाओ, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की इन्वेंशन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो ये की इन्वेंशन क्या था भाई, सबसे जो मतलब क्या कहते हैं महत्वपूर्ण इन्वेंशन क्या था उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, क्या प्रिंटिंग प्रेस का जिक्र है इसके अंदर, नहीं। इलेक्ट्रिकल मोटर्स का, एरोप्लेन का नहीं है। स्टीम इंजन का जिक्र किया गया ना इसके अंदर, बोलोगे हाँ किया गया, लेकिन कहाँ किया गया सर, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, तो गजब से चीजें हैं भाई, यहीं पे होगी कहीं। ये रहा देखो, एडवांसमेंट सच एज द स्टीम इंजन, मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, तो हम देखो ऑप्शन में स्टीम इंजन है तो हम उसी को आंसर करना पसंद करेंगे। व्हाट वाज अ मेजर सोशल इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति का जो है मेजर सोशल इंपैक्ट क्या हुआ, समाज पे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ उसका सबसे बड़ा, तो यही ना हुआ, लोग भाग भाग के शहर में भागने लगे। तो डिक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, तो क्या शहरी पॉपुलेशन घट गई ना, ऐसा थोड़ी, वो तो बढ़ गया था ना। तो हो गया ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड अर्बनाइजेशन, तो शहरों का और शहरीकरण का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। चलो सी सही था। व्हाट प्रॉब्लम डिड फैक्ट्री वर्कर्स फेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें फैक्ट्री के वर्कर्स को क्या फेस करना पड़ रहा था भाई, समस्या क्या था यार, उनको वर्क कंडीशन खराब कर दिया गया, मतलब पुअर वर्किंग कंडीशन, मतलब दिन भर रात भर खटाते थे उतना ही पैसा देके, जो 7 घंटे 8 घंटे की सैलरी होती थी उतना ही देंगे, काम कराएंगे 12 घंटा 12-13 घंटा, तो वही वर्किंग कंडीशन खराब हो गया था। ठीक है, फिर क्या, हाउ डिड गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो जो इसका नेगेटिव इफेक्ट था ना, लोगों से काम ज्यादा कराया जा रहा था, चाइल्ड लेबर हो रहा था, तो इसमें गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, तो कहा है ना भाई गवर्नमेंट लास्ट में देखो, इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया मतलब लाया रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, एक कानून लेके आया उसके लिए, तो वही चीज है इंट्रोड्यूस लेबर लॉज एंड रिफॉर्म्स, उसने वही किया ना कि लेबर्स के लिए एक रिफॉर्म्स लेके आया, कानून बनाया, ऑप्शन भी सही है। आओ सके इधर हम देखते हैं 6 नंबर, कह रहा है करेक्ट एंटोनिम फॉर लूसिड। लूसिड का करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, लूसिड का मतलब होता क्या है, स्पष्ट होना, बिल्कुल भी स्पष्ट होना। उल्टा क्या हो जाएगा, जो अस्पष्ट है, जो चीजें क्लियर ना हो, डेट इज कॉल्ड वैग। वैग का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, चलो कह रहा है आपसे क्या कि चलो बेनेवोलेंट का आप बताओ। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है भाई, काइंड होना। ठीक है, मतलब बहुत ही दयालु होना, तो उसका देखो काइंड हार्टेड तो ठीक है, चैरिटेबल जो दान दक्षिणा करता हो तो उसके पास दया भावना है तभी तो दान कर रहा है ना, जनरस उदार है, ये सभी चीजें इसका सिनोनिम है। बट मेलवोलेंट का मतलब होता है ना निर्दयी, ठीक है, बेदर्द।
प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है, देखो अधिक के अर्थ में इसको यूज करते हैं, या फिर कहते हैं प्रतिभा संपन्न, आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभा है किसी चीज को करने की। इसका सिनोनिम बताओ। देखो इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है गैर महत्वपूर्ण, मेडिकोर का मतलब होता है औसतन, ठीक है, एवरेज, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, चलो इसको। फिर इमेंस का मतलब होता है ना क्या, यही होता है जो ये होता है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब प्रतिभा संपन्न कह लो, बहुत ज्यादा कह लो, ठीक है, जिसके अंदर क्षमता हो कुछ करने का, इमेंस, ठीक है। आगे आ जाओ, आर्डस का मतलब क्या होता है? आर्डस का मतलब होता है मेहनती होना, ठीक है, मेहनती होने के अर्थ में देख लो क्या है, इजी, आसान, एफोर्टलेस, जिसमें काम ना करना पड़े। कैजुअल, बिल्कुल भी कहते हैं ना कि कैजुअल चीज है भाई, प्राय जो चीजें होने वाली है वो। लेबरियस का मतलब है मेहनती, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है कि देखो, वन वर्ड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसको कहते हैं एथेस्ट। जो कि हमारे हीरो थे भगत सिंह, वो भी एथेस्ट थे, वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, फिर से एक वन वर्ड, या स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रियर प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच जिसको बोला गया हो, दिया गया हो बिना किसी प्रिपरेशन के, पहले से कोई तैयारी नहीं है, आए और भाषण देके चले गए, डेट इज कॉल्ड एक्सटेम्पो, ठीक है। एक्सटेम्पो का मतलब होता है बिना, मेडन स्पीच भी कहते हैं उसको, नहीं, मेडन स्पीच होते हैं प्राथमिक भाषण जो पहली बार दिया हो, जो बिना प्रिपरेशन के बोला गया हो उसको हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं, ठीक है। चलो, फिर है क्या, देखो इसके अंदर एरर बताओ। नॉट ओनली ही वॉज लेट बट ऑल्सो अनप्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग। देखो इसको दो तरीके से सुधार सकते हैं। पहली बात तो ये आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, मैं पढ़ा देता हूं। इन्वर्जन की तरह से अगर इसको सुधारना है तो हम देखो ये भी लिख सकते हैं, नॉट ओनली वाज ही, ये इन्वर्जन के साथ हम सुधार रहे हैं, वॉज को पहले लेके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या पढ़ाया गया है भाई, आपको विदाउट इन्वर्जन में पढ़ाया गया है ना कि देखो नॉट ओनली का ना जो पेयर है बट ऑल्सो के साथ देखना होता है क्या, बट ऑल्सो का किसी एक वर्ब के साथ है ना, ठीक है। मतलब ये अनप्रिपेयर्ड है, ये मतलब प्रिपेयर्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं नॉट ओनली के साथ भी आना चाहिए। तो ही वॉज को हटाओ, पहले ले जाओ, ही वॉज नॉट ओनली लेट, वो ना सिर्फ लेट है बट ऑल्सो अनप्रिपेयर्ड फॉर मीटिंग, ठीक है भाई। ए के अंदर एरर था, एंड नॉट ओनली तो क्या कह सकते हैं, इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा? अच्छा, ए एंड बी इसमें तो खोजना गलत है, क्योंकि ये ही वॉज एक साथ होता है ना, तो ही वॉज को एक साथ ले जाते हैं कि ही वॉज नॉट ओनली लेट, ठीक है। चलो इसको सुधार के दे दिया जाएगा। इसका करेक्ट फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ही वॉज नॉट ओनली लेट बट ऑल्सो अनप्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग। बाकी अगर हम इन्वर्जन की तरह से इसको सुधारें, अगर आप इंग्लिश का टॉपिक है इन्वर्जन, अगर आप पढ़े होते तो मैं समझाता कि देखो इसके अंदर क्या है ना कि वॉज को ना ही के पहले ले आते तो वो इन्वर्जन बन के सेंटेंस को सही कर देता है। दो तरीके से सेंटेंस को सुधार जाते हैं, आप कंजक्शन के बेस पे ही सुधार लो, ठीक है। फिर देखो इसके अंदर एरर बताओ, द चिल्ड्रेन आर टॉट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड हेल्प दोज हु आर इन नीड, ठीक है। इसके अंदर क्या एरर है सर? तो आप कहोगे सर एल्डर के पहले द अननेसेसरी है, द का कोई यूज नहीं है एल्डर के लिए, ठीक है। कहां पे है भाई? सी के अंदर एरर है, ओके। चलो द हटा दो, डायरेक्टली कहो टू द, सॉरी टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है, नॉट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये कहना गलत है, द हटा दो। फिर कह रहा है मिस स्पेल्ड बताओ, इसके अंदर क्या है? देखो एकोमोडेट तो सही है ना, डबल सी डबल एम होता ही है, हैरेसमेंट भी सही है हमारा। फिर डिसअपियरेंस में देखो एक एस होता है, डबल एस नहीं होता डिसअपियरेंस के अंदर, ठीक है। चलो, और डबल पी होता है, अच्छा है, जहाँ सिंगल पी यूज है यहाँ पे, तो यहीं पे तो साफ गलती था कि डिसअपियरेंस के अंदर डबल एस होता ही नहीं है, तो वहीं से ही पकड़ लेते आप, बात की तो कहानी दूर है। आगे कह रहे देखो, द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम लाइज डैश थ्रू द प्लानिंग, ठीक है। लाइज के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है? लाई इन ना, फिक्स प्रीपोजिशन का टॉपिक है। चलो, फिर कह रहा है वी सॉरी ही, नॉट वी, ही गेव मी डैश ऑनेस्ट। देखो ऑनेस्ट के लिए क्या वो आर्टिकल क्या यूज होता है? एन ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, हाँ नहीं पढ़ना, अ पढ़ना, ऑनेस्ट, ठीक है। आप क्या पढ़ देते हो? हॉनेस्ट, हावर, ये कहना गलत है, आर, ऑनेस्ट, ये सब चीजें बढ़ते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? एन का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है बाय द टाइम, बाय द टाइम देख के कुछ याद आया? मैंने आपको बताया था, देखो बाय द टाइम सेंटेंस में आ रहा है ना, तो अब ये मत सोचना है कि पास्ट की प्रेजेंट, बस ये सोचना ना कि आगे जाके परफेक्ट टेंस का यूज होने वाला है। ये जो बाय द टाइम आया तो क्या समझ में आएगा? आगे जाके परफेक्ट होगा। बाकी सेंटेंस को देख लेंगे, ये प्रेजेंट में कि पास्ट में। कह रहा बाय द टाइम द गेस्ट अराइव्ड, अराइव्ड है तो भाई क्या है भाई? गेस्ट सब्जेक्ट के बाद V2 आ गया, पास्ट इंडिफिनिट है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी पास्ट का कोई वर्ब यूज होगा, या तो हैड या तो वॉज।
तो परफेक्ट कह रहा है तो क्या वॉज को हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं? नहीं ना, हैड का हो जाएगा सिंपल। हैज, हैव, हैड ही तो परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट में करेंगे तो हैज या हैव, पास्ट में करेंगे तो हैड। सिंपल सा लॉजिक था। 18 नंबर देख लो भाई, कह रहा है कन्वर्ट द सेंटेंस टू पैसिव। पैसिव में कैसे बदलोगे सर इसको? समवन शुड क्लीन दिस रूम इमीडिएटली, ठीक है, इस रूम को इमीडिएटली क्या करो भाई? क्लीन करो, क्लीन कर देना चाहिए, ठीक है, किसी को ये रूम जो है ना क्लीन कर देना चाहिए। तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? दिस रूम, ठीक है, दिस रूम क्या बनेगा? दिस रूम शुड बी ना, दिस रूम शुड बी ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? ये भी कहता है कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट, ठीक है। पढ़ो इस सवाल को, क्या कह रहा है? कह रहा है द मैनेजर सेड, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, रेड था ना। द मैनेजर सेड यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे। पहली बात तो ये कि बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है, इसको हम ना एंड ऑफ द डे को चेंज नहीं करते हैं। हमने कहीं ऐसा पढ़ा है क्या कि इसको भी टू डे में या फिर कुछ में चेंज करते नहीं करते हैं? तो इस हिसाब से ये टू डे तो होगा नहीं, काट लो इसको। अब देखो ये सेड है, पास्ट का चीज है, तो अपने को इसमें आगे भी पास्ट में होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज ठीक है। तो जब पास्ट में होना चाहिए तो ये हैव तो आएगा ही नहीं, ये भी कंफर्म है, तो हैव भी काट ही लो, ठीक है। अब बचा इन दोनों में क्या करे सर? द मैनेजर सेड यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे। अब ये कह रहा है क्या? द मैनेजर सेड टू सेड दैट यू मस्ट। भाई पहली बात तो ये डबल, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के तो डैट में कन्वर्ट होगा ना, तो इसमें तो वो किया नहीं है, तो बचा बी ऑप्शन, सही है। एंड बोलोगे सर ठीक है, इसके अंदर ना आपने हैड कैसे कर दिया? ये तो मस्ट था ना, ये क्या है? ऑब्लिगेशन बता रहा है कि यू मस्ट हैव सबमिट, तुमको ये करना ही करना है। जब तुमको करना है तो उसको हम कैसे बोलते हैं? यू हैव टू गो, यू हैड टू गो, यू हैड टू गो, आई हैव टू डू दी, मतलब मैं मेरे को कहूंगा ना कि मेरे को ये काम करना है, तो आई हैव टू डू दिस वर्क, मेरे को ये काम करना ही है, ऑब्लिगेशन है ये, तो इसलिए मस्ट का हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रिजर्व का आपको नाउन पूछ रहा है, तो प्रिजर्व का क्या हो जाएगा भाई? प्रिजर्वेंस, यही ना हो जाता है। चलो कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, एंड ये सारे वर्ड्स हमने इधर लिख रखे हैं, आप चीजों को यहां से देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं और मस्त हो सकते हैं। बाकी चलो भाई खत्म कहानी, बैचेज है, आओ सुनाओ बैच की कहानी। स्पेस वॉरियर 2.0 है, इसमें आप ज्वाइन करो एंड पढ़ो, और कुछ कह नहीं सकते, आपको समझा नहीं सकते। बाकी रिजल्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो वापस से आओगे हमारे पास ही, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं 300-400 की बैचेज लेके पढ़ रहे हैं इधर उधर से, बड़े बड़े यूट्यूबर से, बाद में कहते हैं सर उन्होंने ऐसी वीडियो दे दी, वैसी वीडियो दे दी, नहीं हो पाया हमसे। अल्टीमेटली आना आपको यहीं पे है, ठीक है, इस बार ना सही हो अगली बार आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना।